कि बीजेपी 180 से 200 सीट जीत सकती है। तो उनका आकलन बहुत सही साबित हुआ है, जो उन्होंने कहा था। और कुछ एग्जिट पोल जो है हरियाणा चुनाव को लेकर सेफ गेम खेल रहे थे, क्योंकि हरियाणा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल की बहुत बड़ी किरकिरी हुई थी। और उस किरकिरी के बाद एग्जिट पोल जो यहाँ पे शेर बादशाह जो चुने हुए थे और जैसे एक एग्जिट पोल है सी वोटर की बात करें, तो उन्होंने बताया था कि बीजेपी को जो है महाविकास आघाड़ी को 105 सीट मिलेगी, 110 सीट मिलेगी, और महायुति को लगभग 105 सीट मिलेगी, और जो 60 सीटें हैं उस पे कड़ी टक्कर होगी। लेकिन कहीं न कहीं उनका भी जो है दावा मुझे लगता है कि झूठा साबित हो रहा है। वैसे तो ये रुझान है, अब समय काफ़ी बढ़ गया है और शाम तक तय हो पाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं और जो आंकड़े आ गए हैं, उसको देखते हुए अब मुझे लगता है कि जो स्थिति है यही बनी रहेगी और इसी पे टिकी रहेगी। हाँ, मुकाबला वहाँ पे कड़ा है, जो है झारखंड में एक-एक सीट के लिए वहाँ पे फाइट हो रही है। क्योंकि झारखंड में क्या है कि दोनों जो गठबंधन है, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों ने जो जनता के लिए जो वादे किए हैं, हम 2500 देंगे। जैसे यहाँ पे लाड़की बहन योजना है, तो वहाँ बीजेपी ने भी कहा था कि हम 2500 देंगे, और उन्होंने भी महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, जैसे बोलते हैं लॉलीपॉप, तो एनडीए गठबंधन ने भी बहुत लॉलीपॉप दिया और बीजेपी ने। अब क्या, और उसके बीच में जो वहाँ की आम जनता है, उन्होंने यहाँ भी वोट दिया, वहाँ भी वोट। लेकिन एक तरह से देखा है तो बीजेपी पहले एक तरफा हारती थी। लेकिन अब वो ट्रेंड खत्म हो गया है। बीजेपी अब अगर जीतती है तो ह्यूज मार्जिन से जीतती है, और बीजेपी अब हारती है तो बहुत बहुत कम मार्जिन से हारती है, क्योंकि बीजेपी के पास कैडर वोट है। बीजेपी चाहे जीते चाहे हारे, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो फिक्स है। अब देखिए लोकसभा में की बात कर लीजिए, बीजेपी यहाँ पे हारी। लोकसभा में कहा जाता है कि इसके 36% वोट रहेंगे, उसका हमेशा पीएम बनेगा। और बीजेपी लोकसभा में 243 के लगभग 143 के लगभग हाँ 243 के लगभग सीटें आई बीजेपी को। लेकिन बीजेपी को जो है 38.5% वोट मिले। कहीं ना कहीं जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट है वो मतलब बहुत बढ़िया रहा, पिछले चुनाव के मुकाबले भी बढ़िया रहा। तो बीजेपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, वो विचारधारा पे काम करती है, वो हार जीत पे नहीं देखती है। वो देखती है कि जो हमारे वोटर हैं वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहे, उस पे बीजेपी काम करती है। और यही वजह है कि आज बीजेपी जो 2 सीट से शुरू हुई थी, और आज बीजेपी जो है, मोदी जी जो है तीसरी बार जो सत्ता पे बने, पीएम बने हैं। और यहाँ पे देखिए हरियाणा के बाद और झारखंड, और यहाँ अगर इसकी बात करें महाराष्ट्र की, तो कहीं ना कहीं वो जो मोदी है तो मुमकिन है, और जो बटोगे तो कटोगे, ये कहीं ना कहीं चल गया यहाँ पे। और ये परिणाम सामने है और बहुत शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही है महाविकास आघाड़ी। सर, अभी 219 पे चल रही है महायुति। 219 पे चल रही है माफ महायुति, कीजिए। लगातार इनकी जो हैट्रिक है वो बनती जा रही है। तो आपको क्या, अभी तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं जिनका 2.5 साल पूरा हो गया है, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में, अभी जब सरकार घोषित होगी, जब सरकार की स्थापना होगी, तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री क्या बदलने की संभावना है? क्योंकि बहुत जगह पोस्टर्स देखे गए हैं अजित पवार के कि भावी मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस के नागपुर में देखे गए हैं पोस्टर्स भावी मंत्री। तो आपको क्या लगता है कि शिंदे को क्या उनके 5 साल का जो ड्यूरेशन है वो पूरा करने दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा? देखिए, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो जब शिवसेना के साथ 12 साहब के समय जब बीजेपी उनके साथ थी, तो उस समय भी यही तय हुआ था कि जिसकी ज़्यादा सीटें आएँगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा। और उस समय सबसे ज़्यादा सीटों पे जो है बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना खड़ी होती थी, और मुख्यमंत्री उनका ही बनता था। और यहाँ पे भी देखिए चुनाव से पहले इनके जो गठबंधन है महायुति के, चाहे अजित पवार हो, चाहे शिंदे हो, इन तीनों के बीच एक जो इन्होंने तय किया था, उन्होंने पूरा उसी पे काम किया है। और इनके बीच जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर कभी चुनाव तक कोई बात नहीं हुई कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा बनेगा। और इन्होंने जो तय किया था ये उसी पे डटे रहे। और अब कहीं न कहीं जो शिंदे है और शिंदे और उनके बीच चर्चा भी हुई थी, और दोनों पे तय भी हुआ था। और देखिए आपने देखा होगा चुनाव में ये लोग बात भी करते थे, चुनाव के समय, कि जिसकी ज़्यादा सीटें आएँगी उसका जो है सीएम बनेगा। और अब जो बीजेपी है उसकी सीटें ज़्यादा आई हैं। स्ट्राइक रेट जो मैं सुन रहा हूँ कि 83% के लगभग जो स्ट्राइक रेट है, यानी कहीं न कहीं ये रिकॉर्ड तोड़ स्ट्राइक रेट है महाराष्ट्र के इतिहास में अगर देखा जाए तो। बहुत बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट है। और अब बीजेपी के सामने देखा जाए तो खुद कोई मुद्दा भी नहीं है। अब ये न ये ब्लैकमेल कर पाएँगे, ना वो कर पाएँगे, क्योंकि सीटें इन्हीं पे अच्छी मिली, इन्हीं पे अच्छी मिली हैं। और बीजेपी को अब जो 20-25 सीटें जो बची हैं, तो उसको समर्थन देने के लिए देखा जाए तो सामने शरद पवार के भी अगर 20 से 25 आते हैं, और जो सामने उद्धव शिवसेना उनके भी अगर 20, 22, 25 लोग जो जीतते हैं,
वो भी इनको जो है समर्थन देने के लिए सामने आ सकते हैं। सर तो 220 पे शिवसेना चल रही है, 220 पे बीजेपी चल रही है, महायुति चल रही है। तो प्रचार प्रसार के दौरान उद्धव ठाकरे की जो सभाएं होती थी उसमें बोला जाता था कि जो अडानी को जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दिया है, अगर उद्धव की सरकार आती है, महाविकास अघाड़ी आती है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको क्या लगता है वहाँ के जो लोग हैं क्या उन्होंने भी बीजेपी का ही साथ दिया है? देखिए, अगर हम अडानी अंबानी की बात करें, 2014 के बाद जब मोदी सत्ता में आए यहाँ पे चुनाव में, तो 2014 से ये अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन वो उन्हें उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आई, उन्हें किसी ने एडवाइज नहीं किया। उसके बाद भी जो बीजेपी है, 14 के बाद भी अडानी अंबानी को ये बेचते रहे, और फिर भी मोदी जीते। सेकंड टर्म भी मोदी जीते, थर्ड टर्म भी मोदी जीते। और इस बार के चुनाव में जो राहुल गांधी है, उन्होंने अंबानी को छोड़ दिया, माफ कर दिया उनको। इस बार सिर्फ अडानी का नाम लिया। देखिए, अडानी अंबानी का आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनहित से उनका कोई लेना देना नहीं। वो हमारे देश के व्यापारी हैं। और साथ जो उन्होंने ये बोला, इसी मुद्दे पे कांग्रेस के जो नेता थे वल्लभ हरियाणा के, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। उन्होंने कहा था कि ये जो कांग्रेस है, जो हमारे देश के उद्योगपति, जो व्यापारी है, उनके खिलाफ ये बयान दे रही है, कहीं ना कहीं देश के खिलाफ बयान दे रही है। तो और उन्होंने बाकायदा जो है लोगों के सामने बयान भी दिया था इसको लेके, कि राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं, ये इस तरह के बयान जो है इंदिरा गांधी थी, राहुल गांधी थी, उन्होंने नहीं दिया था। और जैसे अगर बात करें हम, जैसे अभी राहुल गांधी ने कहा था कि हम जो है जो जातियां हैं, जाति की जनगणना करेंगे। जाति की जनगणना के खिलाफ थे, चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी जो हो, सबसे खिलाफ थे। लेकिन ये राहुल गांधी जो है यहाँ पे जो है जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी जो आम जनता के समझ में नहीं आई। और मोदी जी ने एक बात बोल दिया था कि आप हिंदुओं की जनगणना की बात करते हो, बांटने की बात करते हो, जो मुसलमान हैं उनमें भी जातियां हैं, उसमें पसमानदा है, उसमें भी 72 फिरके हैं, अ, उसमें भी बहुत सारी जातियां हैं। तो आप उसकी बात नहीं, आप केवल हिंदू की बात करते हो। तो जब मोदी जी कोई बयान देते हैं, तो उस बयान का कितना असर होगा, वो आम जनता तक पहुंचता है, और जनता भी उसे हाथों हाथ देती है। और जो राहुल गांधी जो है ये जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ये जाति जनगणना की बात जो है लालू यादव की पार्टी ने किया था बिहार में। लेकिन बिहार में क्या असर हुआ, वहां पे जाति जनगणना हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद जो है जनता भूल गई। तो ये जो खाली एक लोगों को लुभाने की जो बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना से इनका फायदा हुआ, उनका फायदा हुआ, उनका फायदा होगा, तो ये कहीं ना कहीं जो बिहार में सफल नहीं हुआ, लोगों ने देख लिया है। और अब देखा जाए तो जो राहुल राहुल गांधी जो है, जो उनके परिवार में जो उनके पिताजी थे या इंदिरा गांधी थी, इन लोगों ने कभी बात नहीं की है। तो अगर ये ऐसी बात करें, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को जो बांटने की बात कर रही है, इसे जो मोदी जी हैं लोगों को समझाने में कामयाब हुए। और कहीं ना कहीं जो इनका ये जो नारा है, बयान है, ये भी फ्लॉप रहा। और अभी कब तक करेंगे, हर चुनाव में यही बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना की बात हो, अडानी अंबानी की बात करते हैं। हाँ, और उसके पहले तो जो तीन तीन चुनाव था, उसमें जो है ये नोटबंदी की बात की, जीएसटी की बात की है, उसे भी जनता ने, आम जनता ने नकार दिया। तो कहीं ना कहीं जितने भी उनके जो प्लान बन रहे हैं राहुल गांधी के, सब फ्लॉप होते जा रहे हैं। और ये जो विक्ट्री है, देखा जाए तो इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं जनता के सामने आ पाया। और इतनी बड़ी जीत है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी शर्मनाक हार होगी शरद पवार के लिए, और उनके फ्यूचर के लिए जो है ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। सर ये जो हैट्रिक बनती जा रही है 220 पे लगातार, तो आप अपने मत से पार्टियों को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी जो है वो हमने बहुत पहले सुना है, अभी भी सुनते हैं कि एकता में जो है वो बल होता है। तो बीजेपी हमेशा ऐसी देखी जाती है कि उनकी जो पार्टी है वो एकता बनाए रखती है, उनमें झगड़ा नहीं होता है। उनमें जो बड़े आदेश देते हैं, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके जो बड़े नेता होते हैं, बड़ों के आदेशों का उसमें पालन होता है। लेकिन कांग्रेस में बहुत बार ऐसा देखा गया है, जानकारी के अनुसार ऐसा पता चलता है कि उनमें जो थोड़ी बहुत नोक-झोंक चालू ही रहती है। मुख्यमंत्री इसे मनोज, बनना है, पार्टी इससे का बात करो नेता लेके इसे आओ। बनना है, अध्यक्ष इसे बनना है, तो ऐसा कुछ होता है। तो आपको क्या लगता है कि जो पार्टियों में जो मनमुटाव होता है, क्या इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या लोगों में पड़ता है और फिर यही इफ़ेक्ट हमको चुनाव में भी देखने को मिलता है? क्या ये वही इफ़ेक्ट है? क्योंकि ऐसा एक समय था जब बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया था, उस वक़्त भी महाविकास अघाड़ी की सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग ही चल रही थी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हुँ, बीजेपी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। हुँ, बीजेपी में कब कौन क्या पद पे चले जाए, और कब किसे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब देखिए ना, राजस्थान में वहाँ पे जो मुख्यमंत्री बने हैं, किसी ने उम्मीद नहीं की थी हुँ, कि वो मतलब वहाँ पे मुख्यमंत्री बन पाए। अचानक एक नया नाम आया और वहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए। हुँ, और वसुंधरा राजे सिंधिया को वहाँ पे कई बार मौका दिया गया, और लोगों को लगा कि इनको नाराज करेंगे, तो वहाँ पे, लेकिन मोदी जी हमेशा लीग से हटके खेलते हैं।
वहाँ पे उन्होंने देखिए उनको बनाया। और ठीक ठीक यही बात हरियाणा में हुई। हरियाणा में जाट की बात की जाती थी कि वहाँ पे जाट नाराज हो जाएंगे, वहाँ पे जाट पॉलिटिक्स है, जाट हुँ। जिसको चाहते हैं उसी का सीएम बनता है। लेकिन वहाँ भी मोदी ने जो है ओबीसी और जो बाकी पार्टियां उनको लेके खेल खेला, और वहाँ पे देखिए उसकी विपरीत उन्होंने वहाँ पे जो है किसे मुख्यमंत्री बनाया। अब आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई, लेकिन उनको वहाँ पे उन्होंने केंद्र में लिया। अब देखिए जो पारिवारिक पार्टियां उनमें क्या होता है कि हमारे परिवार से बनेगा, बेटा बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी कट्टर बेस्ड पार्टी है। वहाँ पे कब कौन क्या बनेगा वहाँ पे बोल नहीं सकते। वहाँ पे देखिए मोहन यादव है, वो आरएसएस के लिए बहुत पहले से जुड़े हैं, और अचानक उनको वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया। ओबीसी चेहरा है वहाँ पे। अब देखिए असम की बात कीजिए, वहाँ पे हेमंत कांग्रेस से आए थे और उनको वहाँ सीएम बनाया गया। तो बीजेपी में ये सब कहीं नहीं होता कि बस वो परिवार है, बेटा है, ये है, वो है। वहाँ पे जो अच्छा काम करेगा, जो देश के लिए सोचेगा, जो उनकी विचारधारा को स्वीकार करेगा और उनके जो प्लान है उसके मुताबिक काम करेगा, तो वो बीजेपी में उनका स्वागत है। और अभी आप ये देख लीजिए ना, जो हमारे जो विदेश मंत्री है, वो विदेश मंत्री है। वो भी मतलब बीजेपी ने उनके काम को, उनकी क्षमता को देखकर बीजेपी ने लिया वहाँ पे। और आज देखिए वो विदेश में मतलब भारत का नाम रोशन करने कितनी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो कहने की जो बीजेपी और जो मोदी मोदी जी हैं, वो आदमी के अंदर क्वालिटी देखते हैं, वो कितना मेहनती है और कितना क्रिएटिव है और कितना आगे की सोच सकता है, उसके पास भविष्य में को लेकर प्लान क्या है। ये सब देख के जो मोदी जी अपनी टीम बनाते हैं, चुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पे जो माइक्रो मैनेजमेंट रहा है यहाँ पे महाराष्ट्र का, भूपेंद्र यादव भूपेंद्र यादव को मतलब बधाई के पात्र हैं। इतनी बड़ी जीत भूपेंद्र यादव के लिए बहुत क्या क्या बताया जाए, उन्होंने कैसी प्लानिंग की है। और भूपेंद्र यादव जो यहाँ के प्रभारी हैं महाराष्ट्र की बीजेपी के, और उनका जो कैसे प्लानिंग की है, ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वाकई में उन्होंने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है। ऐतिहासिक जीत कहेंगे इसे। और भूपेंद्र यादव को इसके लिए बहुत बहुत बधाई है कि जो उन्होंने प्लानिंग की है और बीजेपी को यहाँ पे प्रभारी बन के यहाँ पे महाराष्ट्र में बीजेपी को यहाँ तक जो अभी जो रुझान आ रहे हैं 200 के पार पहुंचाया है। सर, ये जो बीजेपी की मेहनत जो है 218 220, हम देख सकते हैं कि बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में कितनी मेहनत की है। घोषणा पत्र में उन्होंने कितना ध्यान लगाते हुए, लोगों का भी ध्यान रखते हुए घोषणा पत्र में उन्होंने योजनाएं डाली थी। तो ऐसी कौन सी कमियां, कौन सी चूक रह गई थी महाविकास अघाड़ी में, जो महाविकास अघाड़ी अभी 56 पे ही अटकी हुई है? देखिए अब महाविकास आघाड़ी जब इन्होंने लाड़की बहनी योजना शुरू की बीजेपी ने, तो बीजेपी ने लोगों के खाते में पैसे डाल दिए। तो पहले तो इन्होंने कहा कि किसी को पैसे नहीं मिलेंगे, बीजेपी कहाँ से पैसे लाएगी, 48,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा, और जो महाराष्ट्र के ऊपर जो है 7 लाख करोड़ का कर्जा है। तो कांग्रेस ने जनता के सामने ये सब गिना दिए। और उसके बाद जब सबके खाते में पैसे आ गए और बीजेपी ने 2 महीने के जो पैसे एडवांस 7,500 रुपये जब लोगों के खाते में आए और दिवाली के समय पे आए, तो कहने की जनता के सामने एक अच्छा संदेश गया कि पार्टी जो बोलती है वो करती है। और उसके बाद कुछ लोग जो है कोर्ट भी गए इसे रुकाने के लिए। फिर कांग्रेस ने एक जनता के सामने ये जो महाविकास आघाड़ी है उनके नेताओं ने कहा कि चुनाव के बाद ये जो योजना है ये बंद हो जाएगी, कहाँ से पैसा लाएगी, कर्जा है। और उसके बाद जब इनका घोषणा पत्र आया कांग्रेस का, तो उन्होंने कहा कि हम 3,000 देंगे। पहले तो उन्होंने कहा कि ये 1,500 कहाँ से देगी, और उसका उनका बोलना कि हम जो है उसका डबल देंगे। तो कह, और उसके पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम 8,500 देंगे, खटाखट की बात की थी। तो जनता में इसको लेके एक भ्रम की स्थिति पैदा और एक गलत संदेश किया कि पहले उन्होंने कहा था 8,500 देंगे, फिर बोलते हम कहाँ से देंगे। और फिर उनका बोलना है कि बीजेपी जो है ये दे नहीं पाएगी, और वो बोल रहे हैं कि हम 3,000 देंगे। तो कहीं ना कहीं जो इनकी जो प्लानिंग थी, इनकी जो कथनी करनी थी, वो जनता के सामने मैच नहीं कर पाई। और जनता ने बीजेपी के ऊपर जो भरोसा है उसको जताया। और बीजेपी ने जो है अपने चुनाव से पहले जो फैसले कैबिनेट में काफी बड़े, काफी अच्छे फैसले लिए। उसको लेकर भी विपक्ष ने काफी हंगामा के काफी बयानबाजी हुई, काफी निशाना साधा, लेकिन जनता ने उसे भी एक्सेप्ट किया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो योजनाएं हैं, जैसे मेट्रो का काम हो, हाँ, और अटल सेतु का काम है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम, समृद्धि महामार्ग की जो है बात करें तो इन सबको जो बीजेपी ने सबके सामने रखा। और जो अपने विकास से काम है सबके सामने वो रखा। और बीजेपी ने जो लाड़की बहन योजना है, और उसके अलावा बीजेपी ने जो बटेंगे तो कटेंगे, जो वहाँ से अब जो नेता आए, मतलब जो योगी जी यहाँ पे आए, उन्होंने जनता के सामने भाषण दिया और जनता ने उसे हाथों हाथ लिया। फिर मोदी जी का जो नारा चला। तो कुल मिलाकर जो है बीजेपी की जो प्लानिंग है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे विकास हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो, और चाहे वोट जिहाद की बात हो, तो सारे जो नारे सटीक बैठे। और बीजेपी ने जो इस बार जो है लोकसभा की गलती नहीं की। बीजेपी ने जो प्लानिंग की, लोगों को जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार के चयन में जो पुराने उम्मीदवार हैं उन पर भरोसा किया बीजेपी ने। और उसके अलावा जो है जो विद्रोही उम्मीदवार थे, वो जो जिन्होंने पर्चा भरा था,
चुनाव से पहले उनका जो पर्चा उन्होंने वापस लिया। हाँ, और एक फैक्टर ये भी है इनके सामने, कांग्रेस जो गठबंधन है, वहाँ पे ये बात हुई कि वहाँ पे तीनों गठबंधन आपस में तो सीट बंटवारा किए, लेकिन वहाँ पे यह है कि जो शिवसेना की पार्टी है, शिवसेना के पार्टी को जो है इस बार लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी के जो वोटर है उन्होंने वोट नहीं दिया, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव है उसके पहले ये लोग जो है विधानसभा में खिलाफ में लड़े थे। तो ये विधानसभा का पहला चुनाव था, और इसमें जो है जो उनके जो कैडर है उन्होंने इसको वोट नहीं दिया, इनके जो कैडर है उसको वोट नहीं दिया, और ये सब जो खिचड़ी बनी है, इस खिचड़ी में बीजेपी ने जो है बाजी मारी है, और ये आपके जो नतीजा आपके सामने है, आप देख सकती है कि क्या स्थिति है। सर, बीजेपी वालों ने बोला एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, मतलब हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हुए हिंदुत्व को उन्होंने जारी रखा। लेकिन राहुल गांधी का अभी प्रचार प्रसार के दौरान कुछ वो 2 दिन पहले महाराष्ट्र में आए थे, उन्होंने सिर्फ 6 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जिसमें उन्होंने दिखाया एक तिजोरी है, तिजोरी वो खोल रहे हैं, तिजोरी खोल के वो एक पोस्टर निकाल रहे हैं जिसमें मोदी और अडानी हैं। खाली मतलब वो इनका इतना बड़ा नारा जिससे वो पूरे देश को प्रभावित करना चाहते हैं, पूरे महाराष्ट्र को प्रभावित करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में उनकी सरकार बने। और वो हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से हैट्रिक बनाते हुए महायुति 220 पे पहुंच चुकी है। तो इसको राहुल गांधी ने कितने हल्के से लिया कि सिर्फ 6 मिनट ही दिया उन्होंने मोदी को डिफेंड करने के लिए, कि तिजोरी निकाली, उन्होंने दिखाया एक है तो सेफ है, मतलब मोदी और अडानी एक है तो सेफ है। मतलब सिर्फ 6 मिनट में उन्होंने मोदी को सिमटा दिया, मतलब मोदी को इतने हल्के में ले लिया उन्होंने। तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी जो है, या तो राहुल गांधी समझना नहीं चाह रहे हैं, या जो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी के लोग हैं उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। या तो राहुल गांधी उनकी सुनती नहीं है, या तो जो उन्हें समझा रहा है राहुल गांधी को, वो जो है राहुल गांधी का जो करियर है उससे खिलवाड़ कर रहा है। अब देखिए, 2014 से ये अडानी और रिलायंस की बात कर रहे हैं, 2014 से बात कर रहे हैं, और यहाँ उन्होंने फिर से अडानी का नाम लिया, और अडानी का जो ये है जो नारा है ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। अब देखिए, 2014 के बाद राफेल का मुद्दा उठा, उसमें बार बार ये रिलायंस का नाम सामने ला रहे थे।